and the last one is cellularity. Sorry, fourth, metabolism also be finished, correct? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. in that characteristics we seen that the metabolism and cellularity both are defining features or definite characteristics of living things. Okay, and perhaps this we studied two other characters, that is growth and development and reproduction. Both are indefinite characteristics of living things. Okay, now we will be forward with other characteristics, that is consciousness. The next characteristics is an consciousness. So first of all, tell me what is consciousness? Yes? Can you tell me the definition of the consciousness? Now 61, 62 students are connected here. Yes? Are you listening me? Yes, sir. Ankita Yes, sir. saying being aware of oneself. Being aware of oneself. Very good. Or koi definition? It Being is mentally it is stable. surrounding and respond to the external stimuli. Ha, response to external stimuli. Mate, what you saying? Yes? Being mentally stable. Being mentally stable. Saili saying awareness. So बहुत सारे डेफिनेशंस मुझे आपकी तरफ से मिले हैं, तो इन डेफिनेशन को हम इसके बेसिस पर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सिंपली अब मैं यहां पर यूं कहूंगा, मतलब आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली यहां मेंशन किया हुआ है कि sense, that is ability to sense their surrounding or environment and respond to that environmental stimuli. Okay, that is called as a consciousness. Consciousness की definition क्या है जो एनसीईआरटी ने दी है? That is ability to sense their surrounding, to sense their surrounding. ओके, और आगे एनसीईआरटी ने कहा है रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई. देखो यहां सेंस देयर सराउंडिंग है और स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू किया है कैसे? रिस्पॉन्स टू देयर स्टिमुलाई. देयर स्टिमुलाई मतलब यहां क्या आएगा? आपका ये सराउंडिंग आएगा या तो आपका ये एनवायरमेंट आएगा. ठीक है, तो एनवायरमेंटल जो स्टिमुलाई होते हैं, इन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंस करना और उस पर रिस्पॉन्स देना, इस एबिलिटी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं. ठीक है, अच्छा अब ये कौन से भी तरीके का हो सकता है, मतलब ये जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई कैसे भी हो सकते हैं. दे आर मे बी फिजिकल, there may be physical or maybe chemical or maybe biological. ठीक है, तो इस तरीके के स्टिमुलाई ये हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. अब इसको हम कैसे समझे? तो आप चल रहे हैं और चलते चलते आपको मतलब आपके पैर को ठेस लग गई. ठीक है, सो ठेस लगना और आपके माउथ से एक आवाज बाहर निकलना, लाइक आई ग, मा,
ऐसे आवाज आपके मुंह से निकलना। सो फिजिकल स्टिमुलाई मिला, तब जाकर आपने क्या किया, वहां पर रिस्पॉन्स दिया। और कुछ फिजिकल स्टिमुलाई वेव्स के फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, जैसे किसी ने आपको आपके नाम से आवाज दे दी, इट इज ऑल्सो फिजिकल स्टिमुलाई। सम स्टिमुलाई आर केमिकल, कुछ स्टिमुलाई केमिकल होते हैं। तो केमिकल स्टिमुलाई कैसे होंगे, आप किसी स्वीट दुकान पर गए और स्वीट दुकान पर जाने के बाद आपने वहां पर कुछ देखा स्वीट चीज, क्या होगा? यस, Mouth watering. हाँ, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय माउथ, माउथ से सलाइवा बाहर निकलने लग जाएगा। सो दिस इज ए केमिकल नेचर। अनदर वन इज ए बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल तो ये इंटरनल आया, अगर बायोलॉजिकल है तो ये कैसा होगा, ये इंटरनल स्टिमुलाई होगा। तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स स्पेसिफिक केमिकल सिक्रेट करेंगे, लाइक हार्मोन्स, ठीक है, ऐसे केमिकल सिक्रेट करेंगे और इस वजह से एक टारगेट ऑर्गन से दूसरे टारगेट ऑर्गन को क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल है कि आपको वायरस ने आपके बॉडी पर अटैक किया, वायरस अटैक ऑन योर बॉडी, ठीक है। जब आपके बॉडी पर वायरस अटैक करेगा तो आपके बी सेल्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, एंटीबॉडी जनरेट करेंगे, एंटीबॉडी जनरेशन, ये एंटीबॉडी जनरेट करेंगे। अब एंटीबॉडी जनरेट करना ये हुआ आपका रिस्पॉन्स, और वायरल अटैक ये हुआ स्टिमुलाई। वायरस बायोलॉजिकल एजेंट है और आप खुद एक बायोलॉजिकल एजेंट हो, ठीक है, और यहां क्या किया गया, यहां रिस्पॉन्स दिया गया। सो दिस इज ए बायोलॉजिकल, दिस इज एन बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो हम हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, और एनवायरनमेंट में जो कुछ चेंज होता है उस चेंज को हम अडाप्ट कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हम इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जो भी चेंज होगा एनवायरनमेंट के अंदर, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के अंदर ले लेंगे हम, तो विल सी द एग्जाम्पल। सी, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ओके, या तो लाइट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, जब भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर स्टेबल होता है। इसको कैसे आप देखोगे, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि समर सीजन है, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और आप टेम्परेचर में खड़े हो, लेकिन अगर कोई आपके बॉडी को टच करता है तो जैसे बाहर का टेम्परेचर है वैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता है, तो आपकी बॉडी उस टाइम में ठंडी लगेगी, कूल। आपने कभी इसको सेंस किया, इस चीज को देखा आपने कभी? जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और आप किसी के बॉडी को टच कर रहे हो तो उस टाइम में बाहर के टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। क्यों हुआ ये? क्योंकि बॉडी ने अपने आप को स्टेबल रखा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ये क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो बाहर का टेम्परेचर अगर 40, 42, 45 होता है तो भी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता। ऐसे ही आप देखो, बारिश हो रही है और बारिश के अंदर आप खड़े हो, तो आप देखो बारिश के अंदर अगर बॉडी को टच करें तो कैसे लगता है, बोलो? यस, Hot. हॉट लगता है। क्यों हॉट लगता है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम हो गया और आपका टेम्परेचर स्टेबल है 37, मतलब बाहर का टेम्परेचर आया है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस इतना, और आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो इसमें ज्यादा कौन सा है, 37 ज्यादा है। इस वजह से आपको आपकी बॉडी कैसे लग रही है, हॉट लग रही है, ठीक है। वैसे ही लाइट, तो लाइट को भी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। उसके साथ वाटर को भी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। तो ऑर्गेनिज्म ये अलग अलग, ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पर इंटरनली रिस्पॉन्स देती है। अगर बॉडी ऐसे रिस्पॉन्स के अंदर खुद को रेगुलेट रखती है, जैसे यहां उसने क्या किया, बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रखा, जो खुद को रेगुलेट करती है, तब उसे हम कहते हैं होमियोस्टासिस। तब हम उसे क्या कहते हैं, होमियोस्टासिस, ठीक है।
तो अगर आप कोई एसिड पी लेते हो, देखो अगर आप कोई एसिड पी लेते हो, अब एसिड के फॉर्म में अगर देखा जाए तो आप कोई सोडा ले रहे हो, या तो ऐसे समझ लो कि लेमन जो भी एसिड, हाँ लेमन लेमन ले रहे हो, हाँ तो लेमन तो अल्कलाइन इन नेचर है, सोडा भी अल्कलाइन इन नेचर है, तो आपकी बॉडी फौरन अल्कलाइन होती है क्या? चलो बोलो, अगर आप लेमन जूस ले लो, ठीक है, आपने क्या किया, लेमन जूस ले लिया, और लेमन जूस लेने के बाद में आपकी बॉडी अल्कलाइन होती है क्या? टेल मी। नो 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 आपकी बॉडी वहां अल्कलाइन नहीं होती। यस, आपका यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा, आपका यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं होती। क्यों? क्योंकि होम्योस्टैसिस, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन किया गया चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अगर ऐसा है तो उसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। और हर ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवेयर होता है ड्यू टू द सेलुलर नेचर। याद रखो मेरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी ऑर्गेनिज्म मेंटेन internal environment in response to external, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, मतलब आगे हम कंटिन्यू लिख सकते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म, अभी एवरी ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो सकता है, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ऑर्गेनिज्म कौन सा भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये क्या करते हैं? मेंटेन्स, ये क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट। कैसे? इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्यों? ड्यू टू सेलुलैरिटी, सेलुलैरिटी की वजह से। अब ये सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उससे क्या होता है? होमियोस्टैसिस मेंटेन किया जाता है। उससे क्या किया जाता है? होमियोस्टैसिस मेंटेन किया जाता है। और यही में होमियोस्टैसिस क्या करेगा? फिर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्या करेगा? मेंटेन रखेगा, स्टेबल रखेगा। ठीक है, तो अब सेलुलैरिटी यहां भी आएगा, मेटाबॉलिज्म यहां भी आएगा। तो सेलुलैरिटी, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, ऑल थ्री आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग के बारे में। अगर समझो, देखो आप एक एग्जाम्पल आपके सामने रखो, आप मुझे बताओ क्या होगा। अभी हमने यहां पर देखा कि कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है तो हम उसे कहेंगे इट इज ए लिविंग। सही है? अब तक जो हमने देखा Yes. उस बेसिस पर सर। कंफर्म है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कॉन्शियस है तो वो क्या है? लिविंग है। अब देखो, कोमा पेशेंट है आपके सामने। कौन सा पेशेंट है? कोमा। आप इसको आवाज दो, यस, नॉट गिव्स रिस्पॉन्स। ठीक है, आप इसके बॉडी को टच करो, आप कुछ भी करो उसके साथ, ये रिस्पॉन्स नहीं देता, ये रिस्पॉन्स नहीं देता। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो कोमा पेशेंट होगा, ये जो कोमा पेशेंट होगा, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग। किस बेसिस पर कह सकते हैं आप लिविंग?
उसकी बायोलॉजिकल सर Yes? त्याची ग्रोथ ते Because सगळं his चालू आहे तो internal organs are working. इंटरनल ऑर्गन्स आर वर्किंग, ऐसे हम कह सकते हैं। अगर इंटरनल ऑर्गन्स वर्किंग है तो होम्योस्टेसिस में कॉन्शियसनेस तो होना चाहिए था ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस तो होना चाहिए था। यस sir, he have consciousness but not self consciousness. ही हैव कॉन्शियसनेस बट नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है। अब कैसे मैं आपको बता दूं, चलो। ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, ओके। ये सेल्स मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेन भी कर रहे हैं, मतलब सेल्स भी प्रेजेंट है, मेटाबॉलिज्म भी कर रहे हैं और इंटरनल होम्योस्टेसिस ये मेंटेन भी कर रहे हैं। लेकिन बस ये एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई इनको दिया जा रहा है उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मतलब नॉट गिव्स रिस्पॉन्स मतलब क्या है? नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। इसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस ना होने की वजह से हम इसे नॉन लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर ऑन है, ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर वर्किंग है, और ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर वर्किंग होने की वजह से क्या होगा? फिर उसे क्या कहा जाएगा? लिविंग कहा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज लिविंग। चलो फिर, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनल डेफिनेशन ऑफ द लिविंग। अब हमारे पास में इनके जितने भी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू मेक द डेफिनेशन। यस, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन और कैन यू मेक द डेफिनेशन? चलो जल्दी से कर लो। यस, A body can be said as living when there is presence of cell and metabolism. body can be said living because of presence of cell and showing metabolism. So Mate is saying like this. Other one? Yes. An organism can be said living when there is presence of cell, metabolism, and homeostasis. Also, no self-consciousness. Says means presence of cell, shows metabolism, homeostasis, and no self-consciousness. It is called as the living. Vaishnavi Karpe saying like this. Other one? Yes. चलो, बहुत सारे लोग हैं, 67 अभी ऑनलाइन है, और ये आने जाने वाले अगर देखेंगे तो अबाउट 80 स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। हाँ बोलो। Organism made up of cells shows metabolism and give response to stimuli are called as living organism. Very good, nice definition, Ankita. Other two are nice definition, but this showing the actual all nature. The organism which made up of cell and shows metabolism and can give response to stimuli called as living. Ankita saying this definition like this. Any other can say definition? Yes, many peoples are there. मुझे यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग एक्टिव दिखते हैं, जैसे मते साक्षी होगी, वैष्णवी करपे हैं, आसने हैं, अंकिता है। सिर्फ इतने लोग मुझे ज्यादातर यहाँ पर क्या दिखते हैं? एक्टिव दिखते हैं, जो डायरेक्ट अपने आंसर्स दे देते हैं। कभी कभार साइराज आ जाता है बीच में, नालकर कभी कभार बीच में आ जाती है आंसर देने के लिए, ठीक है। चैट बॉक्स के अंदर कभी कभार समरीन, अल्तमश आंसर दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इनएक्टिव होते हैं, मतलब इनका काम सिर्फ सुनना है, बाकी कुछ नहीं है। यस, शिवानी है, ओमकार है, श्रद्धा है,
गायत्री, समीक्षा, पीयूष, अनूप, साइली, The बनकर organisms, साइली, अगेन साकिब शाह. sir, नाउ हु इज सेइंग द डेफिनेशन? आसने कौन है? गमे है. अच्छा, Sir. गमे भी रहता है कभी कभार. हाँ, the organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems are capable of respond to external stimuli. duplicating, revolving, sorry, self-duplicating, self-revolving, interact and capability Evolving. to give response to stimuli. हाँ, evolving and capability to give response to stimuli, that is called as living organism. ऐसी डेफिनेशन कही है गमे ने. साइली का चैट बॉक्स में आंसर आया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट आर यूनिक फीचर्स इन लिविंग. तो लिविंग की डेफिनेशन हम ऐसे बनाएंगे अब. ठीक है, the organism made up of cell shows metabolism and can give response to stimuli called as living organism. तो ये हो गई डेफिनेशन आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, तो इस तरीके से हम डेफिनेशन लेंगे लिविंग की. अब स्पेसिफिक फीचर के बारे में अगर देखेंगे तो लास्ट में जो गमे ने कहा था, आपने डेफिनेशन लिख ली होगी. यस, Wait, sir. Yes, sir. some are writing now. Finish it fast. Completed, sir. Completed, sir. Okay. Completed, sir. Okay, so specific feature जो क्या कहेगा कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो फिर हम यहां कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद रेप्लिकेट हो सकता है, और ऐसा फीचर नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है. याद रखो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग फीचर नॉन लिविंग में नहीं होता. ठीक है, सेल्फ रिवॉल्यूशन और इवॉल्व, खुद से इवॉल्व हुआ है, क्योंकि नॉन लिविंग को इवॉल्व करना पड़ता है, नॉन लिविंग को रेप्लिकेट करना पड़ता है, लेकिन लिविंग को करने की जरूरत नहीं है, वो खुद करता है. ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ इवॉल्व, देन interact to the others, maybe it is environment or anything. Okay, and self-regulate. Okay, self-regulated. तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. तो आपको सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये समझ में आ गए लिविंग के? यस, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, अब sir. हम जाते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, सो वी विल बी गोस टू द डाइवर्सिटी. सो व्हाट इज द डाइवर्सिटी? अब डाइवर्सिटी किससे समझ में आएगी? आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गया, देखो, द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड ranges between 1.7 to 1.8 millions refers to biodiversity. तो स्पेसीज का नंबर यहां पर दिया जो अब तक के मालूम हो चुके हैं और उसको डिस्क्राइब किया जा चुका है. तो ऐसे टोटल स्पेसीज जो है वो कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन से. तो इसे हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी. तो डेफिनेशन कैसे समझ लोगे आप डाइवर्सिटी की? डाइवर्सिटी कह रहा है देयर इज डिफरेंस अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज. अलग अलग स्पेसीज के अंदर डिफरेंस है. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग के अंदर हैं. देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स, देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, बट दैट ऑल आर नॉट सिमिलर. सारे ही ऑर्गेनिज्म सिमिलर नहीं है, और ये सिमिलर ना होने की वजह से वी कैन
say that is diverse type of living organism. तो हम उसे क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं कि डाइवर्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब इनका रिलेशन हम लिविंग से लेते हैं स्पेसिफिकली, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आईएमपी स्टेटमेंट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एआईपीएमटी के अंदर, जिसमें ये पार्ट ऑप्शन के अंदर डाल दिया गया था। आपके सामने जो पार्ट दिख रहा है 1.7 to 1.8 मिलियंस, ये पार्ट कहां डाला था, ऑप्शन के अंदर, और आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना था जो आपके सामने है। ठीक है, तो इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को स्पेसिफिकली अगर हम लेंगे तो नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी को अगर स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो क्या है, ये नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो कितने हैं और कितने टाइप के जो अर्थ पर प्रेजेंट होंगे वो बायोडाइवर्सिटी दिखाता है। ओके, सो यहां आपके सामने बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिख रही है। देखो, अगर इसको आप अच्छे से देखोगे तो इसमें आपको शुरुआत दिखेगी, यहां आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, और फिर इसके अंदर आपको अलगी दिख रहा है, और फिर यहां आपको ब्रायोफाइट दिख रहा है, और अगर यहां आप देखोगे तो स्टारफिश दिख रहा है, और यहां देखोगे तो स्पॉन्जेस है, और फिर ये सिलेंट्रेटा है, और फिर ये प्लांट है, और ये भी प्लांट है। बहुत सारी तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको यहां सामने दिख रहे हैं। ठीक है, अब इतने मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, और सब अपने आप के अंदर डिफरेंस बता रहे हैं। एवरीथिंग शोइंग द डिफरेंस अमंग ईच अदर, सब अपने आप के अंदर क्या कर रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं। हेंस इट इज ए बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो when explored in new areas and in old one, new organisms are continuously being identified. Explored in new areas, अगर new areas को explore किया जाए, ठीक है, and new old one, तो new organisms are continuously being identified, तो इनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ फीचर्स है, उस फीचर्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहां आपको दिख रहा है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखो, और इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, इसे हम क्वाड्रेट मेथड कहते हैं। अब ये क्वाड्रेट मेथड से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको यहां पर, ये इन्होंने यहां ऐसी वायर यूज किए, देखो ऐसे। तो क्वाड्रेट मेथड के अंदर क्या किया जाता, स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट किया जाता, और वहां पर ऐसे स्क्वायर बनाया जाता, और इसके अंदर आने वाली जो भी स्पेसिस होगी उस स्पेसिस को रीड किया जाता या तो ऑब्जर्व किया जाता, और उस बेसिस पर डाइवर्सिटी फाइनलाइज की जाती है कि इतने एरिया के अंदर कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। दिस इज ए इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है, ये एक टाइप का क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, सो हाउ टू आइडेंटिफाई न्यू ऑर्गेनिज्म, लेट बिगिन। तो नए ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो हम देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों की जो मैं बता रहा हूं आपको? यस यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? सर यस सर, चलो आगे चलते हैं हम। यस सर। यस सर। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए डाइवर्सिटी के कुछ स्पेसिफिक एराज है, या तो कुछ स्पेसिफिक हम उसे कहेंगे डाइवर्सिटी के ब्रांचेस है। पहले मैं डाइवर्सिटी के ब्रांचेस आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। यहां पर बायोडाइवर्सिटी, पहले तो खुद इसको समझ लो, ये खुद ऐसी ब्रांच है, बायोडाइवर्सिटी ये खुद ऐसी ब्रांच है कि जिसके थ्रू आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, साइंटिफिक वे, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट इज एन साइंटिफिक वे टू स्टडी, क्लासिफाई and give name to living organism। क्या है, इट इज एन साइंटिफिक वे टू स्टडी, क्लासिफाई एंड गिव नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी को हम सिस्टमैटिक भी कहते हैं, also called सिस्टमैटिक। ठीक है, और इस सिस्टमैटिक के या तो बायोडाइवर्सिटी के कुछ ब्रांचेस हैं। देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ सिस्टमैटिक्स और बायोडाइवर्सिटी।
तो कौन कौन से ब्रांचेस है, तो इसके डेफिनेशन से समझ में आ जाता है। टू स्टडी टैक्सोनॉमी, टू क्लासिफाई क्लासिफिकेशन, give name to living organism, that is nomenclature, and identification. Okay, so these are all branches of the diversity. ये सारे के सारे क्या हैं, डाइवर्सिटी के ब्रांचेस हैं। तो अब हम ये ब्रांचेस को वन बाय वन देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर से। तो इसी को हमको अभी आगे कंटिन्यू देखना है अप टू द टैक्सोनॉमी कैटेगरी, ठीक है। तो चलो हर एक को समझ के ले लेते हैं अभी हम। आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब आपको तो बाय वर्ड मीनिंग तो समझ में आ चुका होगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर उसे नाम देना है, ठीक है। Earlier plants and animals were identified their local names. पहले क्या किया जाता था, प्लांट्स और एनिमल्स को लोकल नेम से आइडेंटिफाई किया जाता था, लोकल नेम। तो एक मेथड थी जहां लोकल नेम देकर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता था। तो जब लोकल नेम देकर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्नाकुलर नेम। क्या कहते हैं उसे हम, वर्नाकुलर नेम्स। याद रखो इसको एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। जो मैंने आपको बताया अभी वर्नाकुलर नेम, इसे एनसीईआरटी ने नहीं बताया, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब वर्नाकुलर नेम क्या है, तो वर्नाकुलर नेम द मेथड ऑफ गिविंग नेम लोकली। वर्नाकुलर नेम की डेफिनेशन क्या होगी, यस चलो रिपीट करो, मैंने जो आपको बताया अभी। मेथड ऑफ गिविंग नेम, नेचर ऑफ गिविंग नेम, मेथड ऑफ गिविंग नेम लोकली। वेरी गुड, आप लोग सुन रहे हो अच्छे से। तो लोकल नेम देने की जो मेथड होगी उसे हम वर्नाकुलर नेम कहते हैं। और लोकल नेम, मुझे आप बताओ, इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफ्यूजन? यस Yes. और इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी नेम्स? यस, ये कंफ्यूजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और बहुत सारे नेम के लिए। इसीलिए इसे मल्टी नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मल्टी नेमिंग सिस्टम। इसे और एक नाम दिया जाता है पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। सभी नाम मैंने आपके सामने रख दिए जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। ये जितने नाम मैंने तुम्हारे सामने रखे ना, इसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लोर नहीं किए, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस किया जा चुका है। तो इसको आप अपने नोटबुक के अंदर भी रिकॉर्ड करके रखो, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा जो मैं आपसे यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सो अब ये हुआ एक नेमिंग सिस्टम। नॉमेनक्लेचर के तीन टाइप है जो आपको बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करा है, एनसीईआरटी ने नहीं किए। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट आपको बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पर लेकर गया, लेकिन बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराया आपको वर्नाकुलर नेम। उसके बाद सेकंड इंट्रोड्यूस कराया बोर्ड ने, दैट इज बायोलॉजिकल नेम, सॉरी साइंटिफिक नेम, और थर्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऐसे तीन तरह के नेम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो अब इसको हम बाय एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल सी विद एग्जांपल। अब कैसे एग्जांपल लेंगे, चलो। स्वीट पोटैटो ये एक एग्जांपल है आपके सामने। इसे कहते हैं आइपोमा बटाटास। ये इसका साइंटिफिक नेम है आइपोमा बटाटास, स्वीट पोटैटो। अच्छा, ये साइंटिफिक नेम याद रखा करो, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। स्वीट पोटैटो को साइंटिफिकली क्या नाम दिया जाता, ये पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो स्वीट पोटैटो मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा। चलो मराठी में क्या कहते हैं इसे, यस रताड़। बहुत कम लोगों को मालूम है, कुछ लोग मुझे बटाटा कह रहे हैं। अरे तुम्हारा बटाटा बोले तो पोटैटो है, और वो पोटैटो है आपका सोलैनम ट्यूबरोसम। याद रखो, डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
साइंटिफिक नेम में अगर बटाटा नाम आया है, जिसका मतलब ये नहीं कि वो बटाटा है, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखो। अब मैं डिफरेंस के लिए साइड में लिखता हूं यहां पर, मतलब आपके समझ में आ जाएगा, वो इसका पार्ट नहीं है। यहां पर साइड में लिख लेता हूं, आपका पोटैटो, इसे कहते हैं बटाटा, और इसका साइंटिफिक नेम है सोलैनम ट्यूबरोजम। क्या है? सोलैनम ट्यूबरोजम, याद रखो, ठीक है। स्वीट पोटैटो आपका ऐसे होता है, सही है। स्वीट पोटैटो ऐसे Yes, होता sir. है और बटाटा sir. Yes, ऐसे sir. होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यस, बहुत डिफरेंस है Yes, दोनों के sir. अंदर। और ठीक है, तो याद रखो, नाम मैंने आपको अभी बोल के रखा हूं, बाद में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको लिखने की पद्धत भी याद रखो, मेथड भी देख लो आप लोग। देखो मैंने जब लिखा हूं साइंटिफिक नेम, या तो बायोलॉजिकल बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर लिखा हुआ, इसे आप इसको देखो अच्छे से। इसमें ये पहला नाम है और ये दूसरा नाम है, दोनों को अंडरलाइन किया हूं। और फिर इसका पहले नाम का पहला वर्ड कैपिटल में है, लेकिन दूसरे नाम का पहला वर्ड स्मॉल में है। दिख रहा है आपको? तो दोनों के अंदर भी वैसे देखो, यहां पर भी देखो, यहां पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये स्पेसिफिक रूल्स है, ये रूल्स हम बाद में देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहां तक के मैंने आपको इसको बता दिया। तो अब देखो ये लोकल नेमिंग सिस्टम क्या है। आइपोमा बटाटा ये कॉमन नेम ऑल ओवर वर्ल्ड है, याद रखो। आइपोमा बटाटा ये कॉमन नेम ऑल ओवर वर्ल्ड है, लेकिन स्वीट पोटैटो ये नाम लिया जाता इंग्लैंड के अंदर। कहां लिया जाता है इसको? इंग्लैंड में, यूके के अंदर, याद रखो। सिर्फ इंग्लैंड नहीं तो यूके उसे कहो, तो यहां सब जगह पे उसे कहते हैं स्वीट पोटैटो। अब हमारे यहां आओ, हमारे यहां महाराष्ट्र में इसे कहते हैं रताड़ा, ठीक है, रताड़ी, यहां हमारा महाराष्ट्र में कहते हैं। लेकिन इसको आप यूपी में जाओ, यूपी में इसे कहते हैं शकरगंद। क्या कहते हैं इसे? शकरगंद। अब इसको साउथ में चले जाओ, साउथ में इसे कहते हैं कंदमूल। क्या कहते हैं इसे? कंदमूल। अब हमारे तरफ कंदमूल अलग होता है, ये हमारे यहाँ बिकाने के लिए भी कुछ लोग आते हैं। देखो आपके जमाने में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जब छोटे थे तो आया करते थे साइकिल के ऊपर, वो पीछे वो बड़ा सा ऐसा कंदमूल रखकर। मालूम है आपको? आर यू नो दैट? Yes, sir. मालूम नहीं, कुछ लोगों को नहीं मालूम, कुछ लोगों को मालूम है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे ऐसे गलियों से वो बिकान, जैसे अभी आते ना वो लोग कुल्फी वगैरह बेचने के लिए, ऐसे वो साइकिल के ऊपर पीछे से बड़ा सा कंदमूल रखकर आते थे। थोड़ा सा अगर हम माउंटेन एरिया के अंदर जाएंगे ना, तो वहां पर ये मिलता है, उसे नीचे खोद कर निकालना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्वीट होता है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको, चलो आपके जमाने में ऐसा है नहीं है, लेकिन बहुत कम जो गांव में खेड़े में रहते हैं ये लोग अच्छे से मालूम है इस बारे में, ठीक है। चलो, तो लेकिन वो कंदमूल अलग है, ये साउथ में नाम है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कंदमूल अलग है, ये पूरा अलग है पूरा, लेकिन साउथ में अलग है। लेकिन तुम देखो नाम के अंदर कैसे कंफ्यूजन होता है। अगर हम में से कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में चला जाए, ठीक है, यूपी में हम में से कोई चला जाए और रताड़े को देख ले, क्या मांगेगा वो? उसे बोलेगा मुझे रताड़े दे दे, वो बोलेगा क्या हुआ, ये ऐसे क्या कह रहा है, सही है। लेकिन आप जब उसे शकरगंद कहोगे तो क्या कहेगा वो? फौरन आपको दे देगा। दिस इज ए कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन बनाता है लोगों के अंदर, ये तो नेमिंग के अंदर कंफ्यूजन बनाता है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट इज ए लोकल नेम। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको लोकल नेम पर दे दी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको वर्नाकुलर नेम सिस्टम? Yes, sir. सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में इन्होंने दे दिया, जो मैंने आपको पहले से बता दिया था। इट क्रिएट्स दी कंफ्यूजन। लोकल नेम्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एवरी कंट्री। चलो ये एग्जांपल, यहाँ और एक एग्जांपल आया, चलो देखो, आप देखो, मतलब मैंने आपको एक रताया दिया था, इन्होंने दूसरा एक एग्जांपल दिया, माइलेट। इन हिंदी कॉल्ड मंदुआ, इन तमिल कॉल्ड केलवर्गु, इन तेलुगु कॉल्ड रगुलू। डिफरेंस है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। माइलेट, माइलेट हमारे यहाँ, ये माइलेट क्या है मालूम आपको? हाँ, एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? नो सर। अरे मैं हमारे यहाँ कह रहा हूं, मतलब मैं भी महाराष्ट्र हूँ भाई। Yes. तो आप लोगों को नहीं मालूम माइलेट्स? अरे माइलेट्स आपने सुना होगा, बाजरा। Yes. इसके बाद इसमें और आता है ज्वार, बाजरी, और ज्वारी। नहीं, गहू नहीं, गहू नहीं, गहू नहीं आती इसमें।
बाजरा, ज्वार और छोटे दाने वाले जो होते हैं, गऊ इसमें नहीं आता, व्हीट इसमें नहीं आता, ठीक है, माइलेट में व्हीट नहीं आता। यस, राइस, राइस, राइस भी नहीं आएगा, राइस माइलेट में नहीं आता। चलो कम से कम इसमें एग्जाम्पल तो समझ में आ गए आप लोगों के, ठीक है। सो Yes, sir. लोकल नेम ऐसे होता है। तो ये देखो आपके सामने कौन सा दिख रहा है, ये ज्वारी, बाजरा, बाजरा, आप पहचान भी नहीं पा रहे हो इस बाजरा। प्लांट को। ज्वारी, कंफर्म बाजरा है, ज्वारी, ज्वारी, ज्वार है, ज्वार, ठीक है। क्या है ये? गवार, ज्वार है, ज्वार। ठीक है। चलो ज्वार, चलो। forest, So hence there is a need to standardize the name of living organism so that a particular organism is known by the same name all over the world. तो इसलिए क्या किया जाता, एक स्टैंडर्ड नेम एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है जिससे कहीं भी कंफ्यूजन ना हो और पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम से जाना जाए। जैसे मैंने आपको स्वीट पोटैटो को नाम दिया आइपोमा बटाटास, पूरे दुनिया में कहीं भी जाओ, पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप यूके जाओ या तो आप यूएसए जाओ या आप एशिया में आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको एक ही नाम मिलेगा, आइपोमा बटाटा। स्वीट पोटैटो बदल जाएगा लेकिन आइपोमा बटाटा नहीं बदलेगा, ठीक है। वैसे ही पोटैटो को आप पोटैटो कह रहे हो, यूके में पोटैटो कहते हैं, यूएसए में भी पोटैटो कहते हैं, लेकिन आप अदर जगह पर जाओ वहां पोटैटो नहीं कहते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा सोलेनम ट्यूबरोसम, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम से क्या होगा, जाना जाएगा। तो इसे कहते हैं टू स्टैंडर्डाइज द नेम, इसे कहते हैं नेम को स्टैंडर्डाइज, ठीक है। So this process is called as the nomenclature. Nomenclature provides scientific name to identify the organism. Nomenclature क्या करता है, यहां पर देखो ये स्टेटमेंट के अंदर ये साइंटिफिक नेम, ये पार्ट आपका ऑप्शन में जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अब तक नहीं किया, एम्स में किया गया था ऐसे क्वेश्चन एक बार, लेकिन नीट में नहीं आया अब तक के, ठीक है। लेकिन अभी एम्स में था और आपके एनसीईआरटी के अंदर आज इट स्टेटमेंट है, तो हो सकता है इसलिए वीआईएमपी करके रखो इसे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड्स साइंटिफिक नेम टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड डैश डैश टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ये वर्ड भी ऑप्शन में जा सकता है। चलो आगे। Nomenclature is possible when the organism is described properly and accurately identified. Nomenclature कब possible है, जब organism को properly describe किया जाए या तो accurately identify किया जाए। जब तक organism को properly describe नहीं किया जाता या तो accurately identify नहीं किया जाता, तब तक nomenclature possible नहीं, याद रखो। क्योंकि nomenclature के rules के अंदर है, उसके जो स्पेसिफिक फीचर है या तो स्पेशलाइज्ड फीचर है, उस स्पेशलाइज्ड फीचर्स के बेसिस के ऊपर नाम दिया जाता ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेशलाइज्ड फीचर द नेम विल बी गिवन टू दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों के? सो आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन whether the collected organism is already known or existing or entirely new one. तो नॉमेनक्लेचर में और आइडेंटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? नॉमेनक्लेचर में और आइडेंटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है जो हमारे सामने है? आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन वेदर द कलेक्टेड ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी नोन और एग्जिस्टिंग और एंटायरली न्यू वन। आइडेंटिफिकेशन कब यूज होता है? तो ये क्या डिटरमाइन करता है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले से मालूम था, पहले से प्रेजेंट है, या तो पूरी तरह से नया है। तो आइडेंटिफिकेशन हम किस बेसिस पर कर सकते हैं? वी कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर, बट बोथ आर डिफरेंट, दोनों भी डिफरेंट है। नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दोनों जैसे डिफरेंट है, लेकिन वैसे वो दोनों भी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। इंडिपेंडेंट टू ईच अदर मतलब हम नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन के बगैर नहीं कर सकते और आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर के बगैर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आप लोगों के? सो बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों भी क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये देखो आपके सामने ये दिख रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इनके सामने है, कुछ बुक्स भी इनके पास में है। तो ये इस बेसिस के ऊपर जो पहले से अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है, इससे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पर अगर नहीं होता है मतलब इनकी इंफॉर्मेशन किसी बुक में अगर नहीं मिलती तो समझ जाना है कि ये क्या है, नया है, एंटायरली न्यू वन है। ठीक है। Yes, sir. So in plants, identification can be done directly comparing the characters with its authentic herbarium specimen or indirectly with the help of key in flora. In plants, identification can be done directly. कैसे हो सकता है? Directly. लेकिन by comparing the characters, directly comparing the characters with its authentic herbarium. अब हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम होता है ड्राई प्लांट पार्ट, जिसको विच इज माउंटेड ऑन द शीट, दैट इज पेपर शीट, जिसे पेपर शीट के ऊपर माउंटेन किया हुआ रहता है, उसे कहते हैं हर्बेरियम। मैंने डेफिनेशन आपको हर्बेरियम के सामने रखी है। ठीक है। इट इज ए ड्राई प्लांट पार्ट which is mounted on paper sheet, that is a herbarium। ठीक है। तो हर्बेरियम को सामने रखा, हर्बेरियम ये उन प्लांट के बनाए जाते हैं जिनका स्टडी किया गया, जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया, जिनको डिस्क्राइब किया गया। क्योंकि जो भी हर्बेरियम होगा, चलो मैं इसकी एक आपको फिगर बता देता हूं, समझ लो ये हर्बेरियम है। ठीक है। और यहां मैंने एक प्लांट का पार्ट बना लिया, समझ। यहां पर माउंट करके रखा है और ये ड्राइड है। ठीक है। अब नीचे यहां पर इस प्लांट का नेम होता है, यहां होता है इसका नेम। ठीक है। हैबिटेट, कहां ये मिला था। ठीक है। हैबिटेट या तो ऑकरेंस होता है, और फिर कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर होते हैं, स्पेशलाइज्ड फीचर। ठीक है। तो ऐसे होता है आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर इस प्लांट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिससे आप इसको क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ठीक है। सो अब ये हुआ आपका हर्बेरियम। तो ये क्या करते हैं, इसके साथ समझ लो ये कोई अदर स्पेसीज इनको मिली है प्लांट की, ये अदर स्पेसीज इनको प्लांट की मिली, ये क्या करेंगे, ये दोनों को कंपेयर कर देखेंगे। अगर ये दोनों एक हो गए तो इसको नाम क्या देंगे, यही नाम देंगे जो ये नाम था, या तो इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस होगा तो इसका स्पेसीज नेम बदल देंगे। ठीक है। तो ऐसे होता है इनका काम, जो किसी भी स्पेसीज को इनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इन्होंने और भी कहा, देखो यहां पर इन्होंने कंपेयर किया हर्बेरियम से, और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कीज इन फ्लोरा। अब कीज मतलब क्या है? कीज मतलब एक तरह की इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन फ्लोरा, ये बुक है, और ये इंटरनेशनल बुक है, इसके कई वॉल्यूम है, फ्लोरा के कई वॉल्यूम है, जिसमें अब तक के मिले हुए सारे प्लांट्स रिकॉर्ड है। मालूम करो, याद रखो, फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक ऐसा बुक है जिसके अंदर अब तक के मिले सारे प्लांट्स का पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। तो इस फ्लोरा के अंदर जो भी कीज होंगे, मतलब ये प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, उसको देखा जाएगा, उससे कंपेयर किया जाएगा, और फिर बाद में आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है। सो ये जो है ना हर्बेरियम, कीज, ये दोनों भी क्या है, बोथ आर टैक्सोनॉमिकल कीज। क्या है, इन्हें क्या कहा जाता, टैक्सोनॉमिकल कीज। इन्हें हमें सेपरेट स्टडी करना है आगे चलकर। चलो आगे चलते हैं। सो अब हम पहुंचेंगे साइंटिफिक नेम्स की तरफ। वर्नाकुलर नेम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि कंफ्यूजन करता है। तो कंफ्यूजन करता है, इसलिए अब स्टैंडर्ड नेम देने की जरूरत है। तो ये स्टैंडर्ड नेम हम कैसे देंगे? आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के थ्रू देंगे। अब आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के थ्रू जो नाम बनेगा उसे हम कहेंगे साइंटिफिक नेम। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं यहां पर। ठीक है। सो साइंटिफिक नेम इन प्लांट्स, साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल
and criteria which are provided in ICBN. प्लांट्स के अंदर साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है वो किस बेसिस पर होता है? एग्रीड प्रिंसिपल, जो भी इसके रूल्स और रेगुलेशंस है, और क्राइटेरिया विच प्रोवाइडेड इन ICBN एज इट इज स्टेटमेंट अब तक नीट और AIPMT में पूछा जा चुका है. So it is an IMP statement, important statement है, ठीक है. In plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in, और ये पार्ट इन्होंने ऑप्शन में डाला था दोनों भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है. ICBN, अब ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है. इसे बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है, ठीक है. तो ICBN ऐसे बहुत सारे नेमिंग सिस्टम है. आगे तो आप आ गए तो उसके अंदर बता देता हूं, अगर नहीं आए तो फिर मैं क्या करता हूं, सेपरेटली आपको बता दूंगा. डू यू नो व्हाट ICBN मींस? आपको मालूम है क्या है ICBN? अभी अभी तो बता दिया, अब क्या पूछना आपको सवाल, ठीक है. इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, उसे क्या कहा जाता? बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है. अब मैंने बॉटेनिकल क्यों कहा, या तो यहां पर बॉटेनिकल क्यों आया, क्योंकि यहां प्लांट से देखो, इसलिए बॉटेनिकल आया. इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर. तो ये ICBN ये रूल्स बनाता, क्या करता है? ये रूल्स बनाता, ये प्रिंसिपल्स बनाता है. प्रिंसिपल मतलब मैंने, यहां ओके, ये प्रिंसिपल्स बनाता है और ये क्राइटेरिया बनाता है. क्या करता है? ये क्राइटेरिया बनाता है, ठीक है. तो इन बेसिस के ऊपर, इन बेसिस पर साइंटिफिक नेम बनता है. समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो पूरा डिपेंड करता ICBN के ऊपर. साइंटिफिक नेम्स एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. इसीलिए तो है साइंटिफिक नेम कि हर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक नाम होना चाहिए, जिसे पूरे वर्ल्ड के अंदर पीपल एक ही नेम से जानते हो. पीपल इन ऑल ओवर वर्ल्ड अराइव एट द सेम नेम. तो ये सारे एक ही नेम से जानते हो, इसे कहते हैं वन नेम, ठीक है. इट इज टू एंश्योर दैट सच नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म. ये भी एंश्योर करना है कि ऐसा नाम किसी अदर ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया. चलो हम इसे ऐसे समझते हैं कि इट इज ए क्राइटेरिया. तो ये क्राइटेरिया नंबर 1, देन इट इज ए क्राइटेरिया नंबर 2. नंबर 1 क्या है? कि सिर्फ एक नेम इसको दिया जाएगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नेम से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और ये नाम जब उसको दिया जाएगा तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया होना चाहिए. सच नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो ये दो क्राइटेरिया आपके समझ में आ गए. सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझने में, ठीक है. Biologist follows universally accepted principles to provide scientific name to known organisms. Biologist क्या करते हैं इसके लिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, नेम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करने के लिए. सो साइंटिफिक नेम हैज 2 कंपोनेंट. अब साइंटिफिक नेम को 2 कंपोनेंट. अब साइंटिफिक नेम के बारे में देखेंगे क्या है, ठीक है. साइंटिफिक नेम हैज 2 कंपोनेंट. अब इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, इस बेसिस पर इसे कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. क्या कहते हैं इसे? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. डिस्कवर किया था कार्लस लिनियस. वेरी गुड. मेरे ख्याल से ये आपका हो गया होगा इसके पहले. कार्लस लिनायस, ठीक है, इसने इसको डिस्कवर किया था. सो ही इज ए फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. अच्छा, वो सिर्फ फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर नहीं है, वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है. हाँ, याद रखो, ही इज ए फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, आल्सो ही इज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी.
तो दो कंपोनेंट से बनता है, एक है जेनेरिक नेम, एक है जेनेरिक नेम और एक है स्पेसिफिक एपिथेट। एक क्या है जेनेरिक और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अच्छा, जेनेरिक के बारे में कंफ्यूजन मत करो। आपके अंदर कुछ लोग फार्मासिस्ट हो सकते हैं, घर में आपके कोई फार्मासिस्ट हो सकता है और वो ये कह सकता है कि जेनेरिक का मीनिंग होता है जेनेरिक मेडिसिन। ओके, तो जेनेरिक अलग है। जेनेरिक ये नेम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ जीनस। किस बेसिस पर? जीनस। और स्पेसिफिक एपिथेट ये नेम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसीज। ठीक है, तो सिमिलर स्पेसीज, सारे सिमिलर स्पेसीज एक जीनस के अंदर डाल देते हैं। अब आप देखो, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो मंकी और हम सब एक ही होते हैं। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं? अगर ऐसा नहीं करते तो मंकी और हम लोगों को एक ही में रखते हैं, क्योंकि हम दोनों भी क्या हैं? मैमल्स हैं। और अगर हम दोनों भी मैमल्स हैं तो हम दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी मतलब ह्यूमन की स्पेसीज होमो है। क्या है? होमो। और सॉरी, ह्यूमन का जीनस होमो है और स्पेसीज सैपियन है। क्या है? सैपियन। ठीक है, तो ये हमारी स्पेसीज है। तो हम सब एक जैसे होमो के अंदर आ गए। ठीक है, हम जितने एक जैसे हैं होमो के अंदर आ गए। और इसके अंदर अब जो हमारे जैसे कुछ है जिनको टेल नहीं है तो वो भी इसमें आएंगे, जैसे होमो इरेक्टस जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, होमो निएंडरथैलिस। ये नाम मालूम है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलो मालूम है आपको। तो ये जो नाम है, होमो इरेक्टस हो गया, होमो निएंडरथैलिस हो गया, या तो और भी बहुत ज्यादा, क्रोमैग्नॉन है। हाँ, वेरी गुड, रामापिथिकस है। तो ये सारे जो स्पेसीज है, इन सब को अंदर इनको लाया जाता होमो के अंदर, ड्यू टू दे हैविंग द सिमिलैरिटी विद आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर हम लोगों से मिलते हैं, इसलिए ये सब आएगी होमो के अंदर। लेकिन अब देखो, मंकी के अंदर टेल प्रेजेंट है, एप के अंदर टेल प्रेजेंट होता है, तो ये होमो के अंदर नहीं आएंगे, ये होमो के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए होता है जीनस और स्पेसीज। समझ में आ रहा है आप लोगों की, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया? ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आपको इसके अंदर देखना है कंटिन्यूटी में। तो एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो अब इसको आपके सामने एक्सप्लोर किया। देखो, द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनायस इज बीइंग फॉलोड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो, ये तो मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया। टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक नेम्स बेटर, लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक स्पेसिफिक नेम को अगर अंडरस्टैंड करना है तो हम एग्जांपल लेंगे। उसके पहले रूल्स और रेगुलेशंस आपको बता दूं। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन बता देता हूं, एग्जांपल भी बता देता हूं। अगर इसके अंदर आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे? स्किप कर लेंगे। ठीक है, तो पहला रूल याद रखो, दो नेम होना चाहिए, शुड बी टू नेम्स। ओके, जिसमें एक होगा फ्रॉम दैट वन इज जीनस एंड द अनदर वन इज स्पेसीज। ये एक रूल हुआ। अब सेकंड रूल, जीनस नेम, जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्टार्ट विथ कैपिटल, एंड स्पेसीज with small letter. स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। Small. ठीक है, थर्ड रूल। अब इसका थर्ड रूल, ठीक है, इफ रिटर्न, देखो, इफ रिटर्न, अगर आप हाथ से लिख रहे हो, जो मैं अभी लिख रहा हूं, इफ रिटर्न Should be underlined. वेरी गुड, इट शुड बी अंडरलाइन। और इफ प्रिंटेड क्या करना पड़ेगा? In इट italics. शुड बी इन इटैलिक फॉन्ट। कैसे होगा ये? इटैलिक फॉन्ट के अंदर होगा। ठीक है, फोर्थ रूल, इसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे, मतलब अल्फाबेट्स, जो कैरेक्टर्स होंगे, नॉट मोर देन 12 और 13।
ठीक है, 12 या 13 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर इसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको ध्यान में रखना भी जरूरी है ना। साइंटिफिक नेमिंग के अंदर जब पहली बार नेम बनाया गया था तो उसको रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसके अंदर वर्डिंग बहुत ज्यादा थे, कैरेक्टर बहुत ज्यादा थे। तो ये दोनों के अंदर एक एक कर इससे ज्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर आपको जिसने इसका नाम बनाया मतलब डिस्कवर किया उसका नाम अगर उसको देना है तो उसको साइटेशन कहा जाता। क्या कहते हैं उसे? साइटेशन। और ये साइटेशन लास्ट में दिया जाता इन एब्रीवेटेड फॉर्म। किसमें होगा? एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। चलो एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। मैंगो प्लांट है, चलो मुझे बताओ इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आपने ऑलरेडी स्टडी किया है इसको 9th या 10th में। वेरी गुड, वेरी गुड, मैंगीफेरा इंडिका, उसे हम कहते हैं नीम। और इंडियन स्पेसीज है, देखो मैंने आपको कहा था कि साइंटिफिक नेमिंग ये स्पेशल फीचर के बेसिस पर होता है। तो स्पेशल फीचर क्या है? ये इंडियन है तो इसे क्या जाता है? इंडिका। क्या कहा जाता है इसे? इंडिका कहा जाता है। ठीक है, तो मैंगीफेरा ये जीनस हुआ और इंडिका ये क्या हुआ? स्पेसीज। और आखिर में ऐसे साइटेशन होता है, आखिर में लीन हाँ, लीन एब्रिवेटेड फॉर्म में होगा एल, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसे LINN। ठीक है, दोनों भी टाइप मैंने आपके सामने रख दिए। आप सिर्फ एल भी लिख सकते हो या लिख सकते हो, दोनों भी चल जाता है, उसे साइटेशन कहते हैं। तो अब मैंगीफेरा को देख लो, ये क्या हुआ? जीनस। आपका मैंगिफेरा हुआ जीनस और इंडिका हुआ स्पेसीज, और ये हुआ साइटेशन, Abbreviated. Abbreviated. ठीक है। हाँ, एब्रिवेटेड मतलब साइटेशन हुआ। ठीक है, अब इसमें आप देखो मैंगिफेरा का एम क्या है? कैपिटल। और इंडिका का आई क्या है? स्मॉल। Sir, have left. Yes. I think so. But why? Maybe internet problem. Sorry everybody, actually laptop has been discharged, so this problem has been occurs। तो अभी आप लोग मुझे ये बताओ, जो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर आपके समझ में आ गया? यस, टेल मी। Yes, sir. आप लोग सबको समझ में आ चुका है? ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पर पूरा हो गया। कुछ स्पेसिफिक फीचर हमको देखना बाकी है। वैसे भी हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है, सही है? तो हमारा टाइम भी पूरा हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों की पूरा? Yes. ओके, ठीक है, फिर चलो कल कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
हॅलो. ए धडकी कोण आहे? ओळखत नाही काय? ओय हा मला पर्सनल मेसेज कर व्हॉट्सअपला, मी बोलते तिकडं. नंबर नाही तुझा? एक काम कर, तुझा दे, मी कॉल करते. दे. एक मिनिट हा. पटकन यार. त्र्याण्णव 22 काय? 93. हॅलो. 93 22 14 14 पुढं काय? 0 0 8 44. हाफ इंग्लिश हाफ मराठी. 0 8 44 झालं का?